पिछले कई दशकों से चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार बनता रहा, लेकिन सत्ता मिलने के बाद नौकरी देने की जगह पल्ला झाड़ा जाता है। ऐसा ही पल्ला जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने झाड़ा तो बेरोजगार सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच गए। कांग्रेस महासचिव से शिकायत करके पूछना शुरू कर दिया कि यूपी में रोजगार का मुद्दा है तो राजस्थान में क्यों नहीं। लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का स्वागत हो रहा हो या फिर लखनऊ के हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के सामने महंगाई, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रियंका गांधी का धरना। दावा है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रियंका बेरोजगारों का दर्द उत्तर प्रदेश में सुनने जा रही है। विधानसभा चुनाव में भी बेरोजगारों के साथ कांग्रेस का हाथ रखने का इरादा है, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा बनाकर प्रियंका को अब उत्तर प्रदेश में वोट नहीं मांगना चाहिए, यह हम कतई नहीं कह रहे। यूपी में रोजगार के मुद्दे पर राजनीति करती प्रियंका गांधी को 571 किलोमीटर दूर जयपुर से राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक संदेश सुन लेना चाहिए। वो लोग रात दिन ये कर देते हैं, सालों बीत जाते हैं। और आप कल्पना करें, कोई सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो किसी राज्य में, क्या कोई सरकार सबको नौकरी दे सकती है? संभव है? असंभव है। मतलब वोट लेते वक्त नौकरी नौकरी और सरकार मिल जाए तो कौन सी नौकरी, कहां की नौकरी? तो फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर ट्वीट करना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं, उनको मालूम है कि जब सबको नौकरी नहीं मिल सकती है तो 1000 नौकरी के लिए 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। आप सोचिएगा कितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है नौकरी के लिए, और बहुत कम लोग नौकरी प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे फिर फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है और एक उम्र के बाद फिर वो ना इधर के रहते ना उधर के रहते। मतलब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मुद्दा रोजगार होगा और राजस्थान के बेरोजगारों को कहा जाएगा तुम कौन खामखा। इसीलिए राजस्थान के अलग अलग जिलों में भर्ती प्रक्रिया वर्षों से लटका कर बैठी गहलोत सरकार के खिलाफ दिल्ली तक आवाज उठाने के बाद अब बेरोजगार नौजवानों ने सीधे लखनऊ पहुंचकर प्रियंका गांधी से ही रोजगार की राजनीति का सच पूछना तय कर दिया। उत्तर प्रदेश से मैं वापस नहीं आऊंगा सुविधा के नाम पे, सुविधा के नाम पे जान दे के आऊंगा। अगर मैं मेरे घर परिवार में वापस आऊंगा तो नियमित कंप्यूटर भर्ती का नोटिफिकेशन दोगे तो आऊंगा। हमारे परिवार ने हमारे लिए, मेरे लिए जो 10 लाख रुपए डिग्रियों के लगाया, मैंने BCA किया है, MSc किया है, MCA किया है, उसके बाद में आप 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्या मैं संविदा पे लगने के लिए तैयारी कर रहा हूँ? उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने ये कहा था वहाँ कि संविदा पे भर्ती निकालना युवाओं का अपमान है। ऐसे में उनके सामने ये बात रखने जा रहे हैं कि राजस्थान में ये हो रहा है, उत्तर प्रदेश आपने ये कहा, मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंच नहीं, न अधिकारी पूछा रहे न। देश में जब पकौड़ा बेचने को भी रोजगार का जरिया बताया गया तो ये कांग्रेस ही थी जिसने देश भर में इसे युवाओं के साथ धोखा बताकर मुद्दा उठाया। लेकिन नौकरियों के लिए अटकाए गए राजस्थान के युवाओं को अब मुख्यमंत्री कहते हैं। हमें चाहिए कि हम क्या हर क्षेत्र में प्रयास करें, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें, अपने काम धंधे भी प्रारंभ करने का प्रयास करें। सबको नौकरी नहीं दे सकते और युवा खुद आत्मनिर्भर बने तो क्या सरकारी नौकरी की भर्ती इम्तिहान की कॉपियां समोसे का तेल सोखने के लिए भरवाई जाती हैं? 2013 में नर्स भर्ती का इम्तिहान हुआ, 8 साल से नियुक्ति अटकी है। कंप्यूटर शिक्षक वर्षों से रोजगार पाने को दौड़ रहे हैं, कभी मंत्रियों के घर के बाहर जाते हैं, कभी सरकारी दफ्तर के बाहर। सहायक रेडियोग्राफर का एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट 21 मई को जारी कर दिया गया था और उसमें चयनित अभ्यर्थी भी चुन लिए गए हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। हमारा रिजल्ट भी आ चुका है, हमें बस नियुक्ति का इंतजार है। हमें सरकार से यही गुहार है, हमारी नियुक्ति जल्दी से जल्द जारी की जाए। बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, लेकिन सरकार की तरफ से यह कोई बताने वाला नहीं है कि इनको ज्वाइनिंग कब दी जाएगी। 1 साल का लंबा इंतजार हो गया, कोरोना की दूसरी लहर भी खत्म हो गई, लेकिन इसके बावजूद सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। चुनाव में मंदिर मंदिर जाने वाली राजनीति सीख चुकी कांग्रेस के नेता ये भी देखें कि राजस्थान में सरकारी पुजारी रखने वाली नौकरी का नतीजा भी 8 साल से नहीं आया। उल्टा नतीजा ये हुआ कि जयपुर के महेंद्र मिश्रा के भाग्य की सरकारी नौकरी वाली रेखाएं सत्ता ने जब गायब कर दी तो ज्योतिषी की पढ़ाई कर वो दूसरों का ही भाग्य बताने लगे। नोट्स बना करके रख दिए हैं। एग्जाम देने के बाद में यही इंतजार करते रहे कि कब हम प्रबंधक बनेंगे देवस्थान विभाग में, कब हम पुजारी लगेंगे। वही सब करते रहे। करते करते जब बहुत इंतजार हो गया, कई वैकेंसियां पहले भी आई लेकिन नहीं हो पाया, अब तो शायद हम ओवर एज भी हो गए हैं।
राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा पद खाली है, 2.5 साल से परीक्षाएं टल रही हैं। इसीलिए राजस्थान के बेरोजगार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी से अपनी तकलीफ बताने पहुंच गए। लेकिन राजस्थान के उन्हीं बेरोजगार नौजवानों को दावा है कि लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा लिया और मारा पीटा। तो क्या यही है रोजगार की वो राजनीति जिसमें बेरोजगार का वोट तो चाहिए, बेरोजगार का सवाल नहीं? और आप कल्पना करें, कोई सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो किसी राज्य में, क्या कोई सरकार सबको नौकरी दे सकती है? संभव है? असंभव है। यही बात कि नौकरी सबको नहीं दे सकते, चुनाव के वक्त बोल दे पार्टियां और नेता तो सत्ता वाला रोजगार पाना मुश्किल हो जाएगा। राजनीति में बेरोजगारी का मतलब समझ आ जाएगा। शरद कुमार, जयपुर आज तक। वैक्सीन कोरोना से बचाने का सबसे कारगर उपाय है, ये बात आईसीएमआर की नई स्टडी में साबित हो चुकी है। देश के 17 राज्यों के सैंपल्स लेकर हुई स्टडी में सामने आया है कि वैक्सीनेशन कोरोना मरीजों को गंभीर स्थिति में पहुंचने और मौत से बचाने में बहुत हद तक कामयाब है। 20 तो मरते ही हैं, जो जन्मेगा वो मरेगा। पहले तो नहीं हुआ ऐसा, नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो डायबिटीज वाले को बहुत जरूरी है, जिनके डायबिटीज है उनको कोरोना अगर हो गया ना तो उनका बचना संभव नहीं है। चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर टीके से थोड़ी हो रहा है, आपको टीके से परेशानी है ना। वैक्सीन हेजिटेंसी, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। इस वैक्सीन हेजिटेंसी के हजारों मामलों में राजस्थान के दौसा का ये मामला भी है। लेकिन कोरोना वैक्सीन से भागने वाले अपना और अपनों के लिए कितने जोखिम पैदा करते हैं, ये आईसीएमआर की नई रिसर्च में सामने आया है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस यानी कोरोना टीके की डोज ले चुके लोगों पर कोविड संक्रमण को लेकर आई रिपोर्ट में मौत की दर सिर्फ 0.4% आई। अस्पताल में भर्ती होने की नौबत सिर्फ 9.9% मामलों में आई। यानी आईसीएमआर की रिपोर्ट साफ बताती है कि वैक्सीनेशन कोविड होने पर जिंदगी का सुरक्षा कवच बनता है और कोरोना को गंभीर होने से रोकता है। देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 677 मरीजों पर हुई इस स्टडी के मुताबिक दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत में डेल्टा और कप्पा वेरिएंट्स के केस थे। उत्तरी और मध्य भारत के क्षेत्रों में डेल्टा, अल्फा और कप्पा वेरिएंट के मरीज मिले। 86.09% मामलों में कोरोना डेल्टा वेरिएंट से लौटा। यही डेल्टा वेरिएंट भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था और जब तीसरी लहर की आशंका है तो भी डेल्टा से ही डर लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों को आगाह किया क्योंकि पिछले हफ्ते 80% नए केस और 94% मौतें इन्हीं राज्यों में रिपोर्ट हुई हैं। आप सब इससे परिचित हैं कि ऐसे ही ट्रेंड हमें सेकंड वेव के पहले जनवरी फरवरी में भी देखने को मिले थे। इसलिए आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। सरकार गंभीर रहने की ताकीद कर रही है। ये गंभीरता कोविड अनुशासन और टीके को अपनाकर ही आ सकती है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बड़े सियासी धमाके की करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधे सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ही चुनौती दे डाली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस आला कमान पर पंजाब की सरकार और राज्य की राजनीति में दखल अंदाजी करने का आरोप लगाया है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस नेतृत्व को उसके ही मुख्यमंत्री ने इस तरह से नतीजे भुगतने को लेकर चिताया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पंजाब कांग्रेस की इस लड़ाई का आखिर अंजाम क्या होगा। आला कमान के खिलाफ कैप्टन का क्रोध, सोनिया को चिट्ठी लिखकर जताई नाराजगी। आला कमान जबरन पंजाब में दखल दे रहा। कैप्टन अमरिंदर का चिट्ठी बम। शुक्रवार को दिल्ली में आला कमान की सिद्धू से मुलाकात हुई। इधर मुलाकात हुई, उधर सिद्धू के समर्थकों ने पंजाब में जश्न मनाना शुरू कर दिया। पोस्टर चस्पा हो गए। सिद्धू गुट ने इशारा किया कि मामला सेट हो गया और ताजपोशी होने वाली है। लेकिन शाम का जश्न बीती रात ही काफूर हो गया।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के नहले पर दहला चल दिया। आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैप्टन ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अपनी बात रखी। कैप्टन की चिट्ठी में क्या है, आपको बताते हैं। पॉइंट नंबर 1, सिद्धू के मामले में कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी। पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप को गैर जरूरी और गैर वाजिब बताया। पॉइंट नंबर 3, आलाकमान का पंजाब कांग्रेस और सरकार में जबरन दखल गलत। कांग्रेस आलाकमान को पंजाब की भावना समझने की सलाह दी। पॉइंट नंबर 5, पंजाब के हालात इतने अनुकूल नहीं कि आलाकमान का फैसला स्वीकारे। पॉइंट नंबर 6, आलाकमान के फैसले का नुकसान भविष्य में उठाना पड़ेगा। कैप्टन की इस चिट्ठी से साफ हो गया कि सिद्धू के साथ उनके मतभेद और मनभेद का किस्सा खत्म नहीं हुआ। कैप्टन ने चिट्ठी से सीधा मैसेज दे दिया कि सिद्धू की ताजपोशी हुई तो बगावत हो सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैप्टन की चिट्ठी के चलते नवजोत सिंह सिद्धू पर होने वाला फाइनल फैसला लटक सकता है। बात बड़ी यह है कि अब कांग्रेस आलाकमान का संदेश लेकर आज हरीश रावत चंडीगढ़ जाएंगे, कैप्टन से मिलेंगे और कैबिनेट और संगठन में बदलाव पर कैप्टन से चर्चा करेंगे। एक बात साफ है कि कैप्टन अपनी जगह पर अड़े हैं, यानी वो किसी सूरत में नवजोत सिंह सिद्धू के अंडर काम नहीं करेंगे। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जीवन का अधिकार बड़ा है, धार्मिक अधिकार बाद में आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा, चलिए आपको बताते हैं। कोरोना की तीसरी लहर पर प्रधानमंत्री सतर्क करते हैं। तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री को भी पता है कि महामारी से सावधान रहना जरूरी है। ये महामारी है, वैसे भी कोई भी बीमारी हो उसके प्रति नजरअंदाज उसे नहीं किया जा सकता। हमें सदैव उसके प्रति सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और यह तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने पस्त हो गई। बावजूद इसके जब उत्तर प्रदेश सरकार 25 जुलाई से 6 अगस्त के बीच कांवड़ यात्रा कराने को तैयार रही, तो खुद से संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, हम सब भारत के नागरिक हैं। ये मामला भारत के हर नागरिक के जीवन के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। यही अधिकार सर्वोच्च है। सभी तरह की धार्मिक भावनाएं इसके बाद आती है। तो क्या जीवन के अधिकार से भी ज्यादा धार्मिक अधिकार को प्राथमिकता देगी उत्तर प्रदेश की सरकार? चुनाव विधानसभा के नजदीक देख अब भी कांवड़ यात्रा को किसी भी तरह से जारी रखने की अपनी इजाजत पर कायम रहेगी सरकार, या फिर रास्ता कुछ और खोजा जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर केंद्र ने साफ कह दिया कि जनता के जीवन की वो सुरक्षा चाहते हैं। उत्तराखंड सरकार ने कह दिया हम तो पहले ही कांवड़ यात्रा स्थगित कर चुके हैं, और तब भी यूपी सरकार ने हलफनामे में कहा कि प्रतीकात्मक कांवड़ यात्रा जारी रखना चाहते हैं। माना कि यूपी सरकार ने कुछ गाइडलाइंस कांवड़ यात्रा के लिए बनाई, लेकिन जिस आस्था की यात्रा में दावा है कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होते हैं, वहाँ जब प्रशासन चुनावों में गाइडलाइंस पालन नहीं करा पाता, तो चुनावी माहौल में भक्तों को क्या रोक लेगा? और तब केंद्र ने हलफनामे में कहा कि राज्यों को टैंकर के माध्यम से पवित्र गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन का वक्त मांगा, क्योंकि उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड समेत अन्य राज्यों में कांवड़ यात्रा कोरोना के संकट को देखते हुए स्थगित करने के बावजूद जब उत्तर प्रदेश कोरोना की सख्ती की बजाय भक्ति पर ही जोर देता दिखा, तो अदालत ने कह दिया पूरी तरह रद्द करने का विचार करे सरकार, हम एक मौका और दे रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उनका हम अनुपालन करेंगे, और जो भी माननीय न्यायालय कहेगा उसका हम। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर किसी तरह का गाइडलाइन या कोई आदेश या मार्गदर्शन अगर वो देंगे तो उस पर तो सभी लोग सुनेंगे भी, मगर हमारे यहाँ अभी तक तो जो तैयारी हुई थी कोविड यात्रा के लिए, और उसके साथ बहुत सख्ती से कोविड के प्रोटोकॉल हमारे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमने वहाँ दिया भी है गृह विभाग को। सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश आ रहे हैं या जो भी उनकी टिप्पणियां आ रही उस पर भी वो इस पर विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भले 2 दिनों की मोहलत मांगी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख, केंद्र सरकार के रवैये के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार को भी समझ में आ गया है कि कांवड़ यात्रा जारी रखना खतरनाक ही होगा और आखिर में होगी किरकिरी।
लिहाजा बीच का रास्ता अपनाते हुए कावड़ महासंघों से बात करने की एक नूरा कुश्ती भी रची गई है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। यूपी में अगले साल चुनाव है और इससे पहले चुनावी माहौल में पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई है। वाकया ताज नगरी आगरा का है। आगरा में समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही थी और इसी के बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिंदाबाद के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते सुनाई दिए हैं। पुलिस फिलहाल वीडियो की जांच कर रही है। वहीं बीजेपी ने इस वीडियो को अखिलेश पर हमले का हथियार बना लिया। विरोध तो था योगी सरकार के खिलाफ, पर नारे लगे पाकिस्तान के। गुस्सा सरकार की नीतियों पर था, लेकिन गूंज उठी पाकिस्तान की। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जय घोष के बीच आवाज आई, पाकिस्तान जिंदाबाद। तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो आगरा का है, जिसके सामने आने के बाद यूपी के चुनावी माहौल में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पहले देश विरोधी नारेबाजी के इस वीडियो को गौर से देखिए। योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। वीडियो की शुरुआत में समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और अखिलेश जिंदाबाद का नारा सुनाई देता है। तभी लाल रंग की शर्ट पहना हुआ एक लड़का एकाएक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देता है और प्रदर्शन में मौजूद कुछ लोग उसके इस देश विरोधी सुर में अपना सुर मिला देते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस वायरल वीडियो में भीड़ के साथ समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद भी वहां किसी को कुछ नहीं खटका। वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया। सियासी हलचल भी तेज हो गई। लोग समाजवादी पार्टी को घेरने लगे तो खुद महानगर अध्यक्ष सफाई देने के लिए सामने आए। जैसे हमारे संज्ञान में सोशल मीडिया से इसकी जानकारी हुई, हम तुरंत एसपी सिटी साहब को अपने लेटर पैड पे उस कथित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक एप्लीकेशन दे के आए कि इस आदमी को चिन्हित किया जाए, जांच की जाए और अगर जो इसने ऐसा किया है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी पर हंगामे के बाद एक आरोपी ने भी वीडियो जारी किया और इस साजिश में अपना हाथ होने से इनकार किया। मैंने कोई भी गलत नारे नहीं लगाए। मैंने चौधरी भाई निसार जी के लगाए, मुलायम सिंह यादव जी के नारे लगाए और मैंने अखिलेश यादव जी के नारे लगाए। मैंने कोई पाकिस्तान जी के नारे नहीं लगाए, क्योंकि पाकिस्तान के नारे क्यों लगाऊंगा? मैं ठाकुर आदमी हूँ, जन्मजात का ठाकुर आदमी हूँ, मैं ऐसी बातें क्यों करूंगा? हालांकि सियासी हंगामे के बीच वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आगरा की नाई की मंडी थाने में केस दर्ज किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था, उस पे कुछ लोग ज्ञापन देके लौट रहा था। रास्ता में कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वो फोटो वीडियो फेसबुक में वायरल हुआ। उसका फेसबुक का वीडियो को देख के पुलिस ने स्वयं मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज करके जो लोग जिस वीडियो में उपलब्ध था उसका फोटो पहचान करा के उनको हिरासत में लिया पुलिस ने। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। यह इस चीज को बताता है कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते। उधर समाजवादी पार्टी इस वीडियो को प्रदेश का माहौल खराब करने की साजिश बताते हुए जांच की मांग कर रही है। पुलिस इस वीडियो की जांच करा रही है। जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर वाकई में प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? आगरा से अरविंद शर्मा के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक।